नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। वक्फ बिल पर जब से इसको पास कराया गया है और ये कानून बना है, इस पर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। सड़क से लेकर कोर्ट तक अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। भले ही इसे कानून बना लिया गया हो, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर जो प्रेशर है, वो किसी भी तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तरह-तरह की जो थियरीज हैं, वो सामने निकल कर आ रही हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू ने क्यों साथ दिया? क्या ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से उनको मजबूर किया गया है कि वो साथ दें? क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? क्योंकि इस तरह की तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू दरअसल इसलिए झुके हैं क्योंकि उनकी फाइलें दबी हुई हैं और जाहिर सी बात है उन्हें केंद्र से अमरावती प्रोजेक्ट के लिए लंबी चौड़ी रकम भी चाहिए, जिसको लेकर लगातार वो केंद्र पर प्रेशर बनाते रहते हैं और उस पर वक्त-वक्त पर जो भी उनको कामयाबी होती है वो हासिल वो करते रहते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार भी लगातार उनके ऊपर भी दबाव बन रहा है। एक तरफ जहां उनके जो मुस्लिम नेता हैं वो लगातार साथ छोड़ तो रहे ही हैं, लेकिन जो उनके साथ भी अभी मौजूद हैं उनके ऊपर भी मुस्लिम समाज और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का लगातार दबाव है और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस दबाव के आगे नीतीश कुमार इलेक्शन से पहले, जो कि अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं, उससे पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को भी ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनकी छुट्टी करने का पूरा प्लान बीजेपी ने एक तरह से उसकी पटकथा लिख दी है। आपने बयान सुना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता का और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि अब उनको दरअसल उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और मोदी जी के साथ वो काम करें, यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो किसी भी कीमत पर नहीं बनाया जाएगा। फर्ज कर लीजिए कि अगर सरकार वहां पर एनडीए की बनेगी तो और फिलहाल जिस तरह से नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो उसमें मुसलमान, खासतौर पे पसमानदा मुसलमान एक बड़ा वोट बैंक है। दलित, महादलित ये भी उनको वोट करते हैं और ये भी एक बड़ी मजबूरी बीजेपी की है कि उनको सामने रखकर उनको पूरा चुनाव लड़ना होगा। तो चुनाव तक उनका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद उनको उठाकर फेंक दिया जाएगा। ये बात नीतीश कुमार को समझ आ रही है, लेकिन क्या नीतीश कुमार की हेल्थ की स्थिति इस तरह की है कि वो बड़े फैसले ले सके? क्योंकि लगातार जिस तरह की तस्वीरें नीतीश कुमार को लेकर आती रही हैं, उससे तो ये जाहिर होता है कि वो पूरी तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में आकर या एक तरह से बीजेपी के पपेट बनकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीतिक आत्महत्या की खुद उन्होंने अपनी खुद पटकथा उन्होंने लिख दी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और एक तरह से उनके पपेट की तरह वो काम करते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। उनकी अपनी क्या विचारधारा है, वो खुद क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, ये कोई भी बात वो करते हुए नजर नहीं आते हैं। अपने बयानों में सिर्फ वो मोदी मोदी करते हुए नजर आते हैं और ये भी साफ तौर पर लगता है कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो कैसे, ललन सिंह की खासतौर पर बात करूं या और भी कई ऐसे नेता हैं कि बीजेपी के बिल्कुल ऐसा लगता है कि जेडीयू के नेता ना होकर वो बीजेपी के नेता हैं और उनके अंदर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़े पैमाने पर ना सिर्फ प्रोटेस्ट कर रही हैं, बल्कि उन्होंने एक मुहिम चलाई है 1 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर की। देश भर में ये मुहिम चलाकर वो 1 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर लेंगे लोगों को और उनको सरकार को सबमिट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई तेज हो गई है क्योंकि 16 अप्रैल वो तारीख है जो बताया जा रहा है जब इसकी सुनवाई होगी। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या सीजेआई खन्ना अपने रिटायरमेंट से पहले, जो कि मई में होने जा रहा है, बहुत छोटा सा उनका कार्यकाल रहा है 6 महीने का, क्या उसमें उससे पहले क्या वो कोई बड़ा फैसला दे सकते हैं? क्या वो कोई मिसाल पेश कर सकते हैं क्या जिसको विपक्षी पार्टियां, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और तमाम लोग असंवैधानिक बोल रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को, उसको लेकर क्या वो बड़ा फैसला कर सकते हैं? क्योंकि इससे डरते हुए केंद्र सरकार ने केवियट दाखिल कर दी है, यानी कि ये कहा है कि आप कोई भी फैसला लेने से पहले हमें जरूर सुने, यानी कि सरकार के पक्ष को जरूर सुने। उससे ये साफ हो गया है कि सरकार भी घबराई हुई जरूर है और ऐसे में प्रोटेस्ट को लेकर भी अलग अलग तरह की एडवाइजरी अलग अलग स्टेट में, खासतौर पर जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर दी गई हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अब लोकतांत्रिक निजाम में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। जहां सरकारें नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, कांग्रेस शासित राज्य हैं या फिर जो नॉन कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, उन सब ने
एक स्वर में ये कहा है कि वो अपने राज्य में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लागू नहीं करने देंगे। ममता बनर्जी ने तो ये कहा है कि उनकी अगर सरकार बनी तो वो इसको अपने प्रदेश में मोदी के वक्फ अमेंडमेंट बिल को लागू नहीं करने देंगे। तो क्या चौतरफा घिरी हुई है, मोदी सरकार घिर गई है वक्फ अमेंडमेंट बिल पर, और क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आएगा, और नीतीश नायडू क्या अभी भी कुछ करने की स्थिति में है? क्या इतना दबाव मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन समाज बना पाएगा कि वो इस पर कोई फैसला ले सके? हालांकि अभी तक उनके अंदर किसी तरह की कोई रीढ़ की हड्डी बची हुई है, ये साफ तौर पर नहीं दिखता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर, और फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। अमेरिका की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है तुलसी गबार्ड। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसकी जांच होनी चाहिए। आप ये सोचिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ईवीएम के पक्ष में अपने बयान देती रही और ये कहा कि क्योंकि हार जाते हैं इसलिए ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। अब उनसे पूछा जाए कि जो उनके माय डियर फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, अब उनके कंट्री और अमेरिकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, अगर वो इतनी बड़ी बात कह रही है कि उसको हैक किया जा सकता है और इसकी जांच होनी चाहिए, तो ये मामला कितना गंभीर है। क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता रहा है कि जो अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम और चुनावी धांधली के बिना पर ही बीजेपी सरकार में आती रही है। अब बिहार में चुनाव है, आगे आने वाले जो साल है उसमें 5 राज्यों में चुनाव है और लगातार चुनाव ही चुनाव है। तो क्या इसको लेकर अब कोई संज्ञान लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप दोनों मेहमानों को ले आइए ताकि कार्यक्रम का हम उस तरह से आगाज करें। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। ओमकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, पहली बार कार्यक्रम में वो जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। ओमकारेश्वर जी, शुरुआत मैं आपसे करूं। नीतीश से लेकर नायडू और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल, 16 तारीख को इसकी सुनवाई और सीजेआई खन्ना का मई में रिटायरमेंट। क्या आपको कोई उम्मीद लगती है? 1 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर का मुहिम भी चलाई गई है और प्रोटेस्ट भी लगातार किए ही जा रहे हैं। हमने बंगाल से लेकर तमाम राज्यों में देखे। क्या आपको कोई उम्मीद लगती है? क्या आपको लगता है खासतौर पर नीतीश कोई स्टैंड ले पाएंगे? क्या इलेक्शन से पहले वो कुछ ऐसा कर सकते हैं? क्या इतना दबाव उनके ऊपर बन पाएगा, या आपको लगता है कि वो अब एक पपेट की तरह ही रह गए हैं और कुछ उनके बस में नहीं है? नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना मुझे लगता नहीं कि ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें वो कभी तो अच्छे सेंस में दिखाई देते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ठीक स्थिति में नहीं है। अब क्या स्वस्थता है, इसकी जांच भी सरकारें कराती हैं कि नहीं कराती हैं? क्या उनको उनकी देखरेख कौन कर रहा है? उनकी उनकी सरकार को कौन चला रहा है? क्योंकि जो विजिबल साइंस हैं वो स्वस्थता के साइंस नहीं है। इससे पहले भी वो नीतीश कुमार जो कि डेड अगेंस्ट थे बीजेपी के, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, एक दफा तो उन्होंने कहा था कि वो डैश भी शेयर नहीं करना चाहते, हाथ भी नहीं मिलाना चाहते। वो न सिर्फ हाथ मिलाया, उन्होंने डैश शेयर किया, पार्टी के साथ जुड़े और पांव भी छूने लग गए। तो इसके पीछे माना जाता है, बिहार में एक जो पॉलिटिकल सर्किल में चर्चा है कि वो कहीं ना कहीं से दबे हुए हैं और किसी न किसी कारण से उसमें घोटाले भी हो सकते हैं, कुछ सीडी का भी मसला हो सकता है, कुछ न कुछ कारण है जिसमें वो दबे हुए हैं। खासतौर से एक जो नारी निकेतन वाला मामला आया था, उसके जो प्रमुख अभियुक्त पकड़े गए थे ब्रजेश कुमार, तो लोगों का ये कहना है कि उनसे संबंधित भी कुछ शायद बातें आई हैं या आई होंगी। तो जिस वजह से ये, क्योंकि पॉलिटिकली ये नेचर नीतीश कुमार का कभी नहीं रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया पार्टी को लेके और जिस तरह से अभी उनका व्यवहार है, वो वो उनके नेचर के खिलाफ जाता है। उनके जो नेता हैं उनके बयानात भी आप सुन लीजिए, तो वो साफ साफ कह रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के और महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, अपोजिट पार्टी है आरजेडी, उनका ये कहना है कि स्वस्थ नीतीश कुमार ये फैसला ले ही नहीं सकते।
कोई भी व्यक्ति अगर अपने सेंसेस में होगा तो वक्फ जैसे, क्योंकि वो बिहार में उन्होंने जो दलित और पसमानदा मुसलमान और उनकी बात उन्होंने की थी, मुसलमानों में जो पिछड़ा मुसलमान, अति पिछड़ा मुसलमान, उनकी जो चर्चा करते रहे थे वो। और इस तरह से उन्होंने आरजेडी के जो MY समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण, उसकी काट खोजी थी। तो अति दलित, अति पिछड़ा, अति दलित पिछड़ा मुसलमान, ये करके उन्होंने ये समीकरण बनाया था और इसकी सोशल इंजीनियरिंग करके वो काफी समय से सत्ता में है। जो जेडीयू अभी जी, वैसे तो तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन जो उसका स्ट्रेंथ है उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ जो है वो अल्पसंख्यक मतदाताओं का भी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो ये फैसला हुआ उसके बाद बिहार में जेडीयू के कई जिलों से जो उनके महत्वपूर्ण नेताओं ने इस्तीफा दिया है, छोड़े हैं। दो दो नेता उसके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और वो लगातार विरोध कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये बात कितनी रह पाएगी, कितनी नहीं रह पाएगी, ये करेगा मेरिट के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है जो प्राइमा फेसी जो चीजें आ रही हैं, कि जो कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसमें कुछ चीजें लगती हैं कि हाँ है। क्योंकि सर्टेन एरियाज में सरकार ने जो है जो चेंजेस किए हैं, कह तो रही है कि हम वो भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस भलाई के नाम पे आप जो मूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो है, उसकी आत्मा है, उसके साथ कहीं अगर छेड़छाड़ हो रहा हो। आप कह रहे हैं कि एक तरफ नहीं, ये प्रॉपर्टी का मसला है, ये धर्म का मसला नहीं है, और दूसरी तरफ जेपीसी की अपनी रिपोर्ट, सरकार की अपनी रिपोर्ट पहली ही लाइन में कहती है कि ये रिलीजियस ट्रस्ट है, रिलीजियस मसला है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी बातें हैं। दूसरी बात यह है कि वक्त को लेके जितना झूठ इस देश में फैलाया गया, और सड़क से लेके संसद तक कई मसलों पर झूठ बोला गया, ये सबने देखा है इसको। पार्लियामेंट में लेके उसको सवाल खड़े किए गए हैं। और ये बड़ी चिंता की बात है कि इस देश में क्या झूठ बोलना एक नॉर्मल सा नॉर्म बनता जा रहा है। आप सड़क पर जी, चुनाव में ऐसे कुछ बोलें, ये तो बात अलग है, लेकिन अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पर आप बोलते हैं तो फिर तो पार्लियामेंट का कोई मतलब ही नहीं है। अगर झूठ पे है तब तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सत्ताधारी दल के लोग जो बयान दें उसको वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सके, उसको उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। जैसे एक बयान आया, आपने कहा कि अगर ये कानून नहीं बनता तो ये संसद भवन भी वक्फ बोर्ड ने उसको अपना दावा कर दिया था, जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हुँ, ये कहा कि हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है और हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया। भाई, दिल्ली वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमने दावा नहीं किया, आप संसद में कह रहे हैं कि ये दावा किया गया, ये क्या मतलब है? गौरव गोगोई ने उस सवाल को उठाया था कि आप इसको जस्टिफाई करें। उसी तरह से कहा गया कि इसमें जो है महिलाओं का रोल नहीं था, जबकि फैक्ट ये है कि इसके पहले के जो अमेंडमेंट्स थे 1995 के, 2013 के, उसमें ऑलरेडी महिलाओं के उसमें प्रोविजन जो है किया जा चुका है। इस बात को खड़गे जी ने उठाया, बाकायदा नाम दे रहे जी, हैं कि भाई बीजेपी के किन किन नेताओं ने उसका समर्थन किया था। तो ऐसी एक हुँ, नहीं अनेक बातें हैं जिसको लेके भ्रम फैलाया गया, झूठ फैलाया गया। अब आप देखिए कि उसमें जमीनों के आंकड़े भी जो पेश किए जाते हैं कि साहब इनके पास इतने लाख एकड़ जमीन है, और वो पार्लियामेंट में कुछ और कहा जाता है, बाहर में मंच पर कुछ और कहा जाता है, जो मंत्रियों के, नेताओं के बयानात आते हैं वो कुछ और आते हैं। सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि इस पर एक व्हाइट पेपर इशू कर दे कि पूरे देश में किस जी, किस के पास कितनी जमीनें हैं और कितनी वाजिब हैं या नहीं है, ये भी सवाल करना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि ये जमीनें हैं, उस पर कितना वाजिब है, कितना गैर वाजिब है, कितना उस पर अवैध कब्जा है, कितना नहीं। तो ये रिपोर्ट दीजिए, इससे वक्फ बिल से क्या लेना देना। एक और बात कही गई थी, मैं समाप्ति कर रहा हूँ, कि जी, जी, वक्फ बिल पे वक्फ जो बोर्ड है उनके फैसलों को लेके, उनके जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसको लेके लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। भाई साहब, कोर्ट में पहले से कितने केसेस पड़े हैं, तो उसके उसी वक्त के बावजूद है ना। तो ये इतने प्रकार के, मैंने एक लेख लिखा भी है जिसमें लिखा है कि किस तरह से 5 मेन एरियाज को मैंने आइडेंटिफाई किया था कि ये इस प्रकार के झूठ फैलाए गए हैं। तो उनसे बचना पड़ेगा, और इस देश की संसद को, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको ये तय करना पड़ेगा कि अगर आपने झूठ को एक बार स्वीकार कर लिया
तो कल तो कोई और झूठ बोलता रहेगा। चुनाव में तो हमने स्वीकार कर ही लिया है, जुमलों से ये भर गई है हुँ, सरकार जो आ रही है कि हम गैस की कीमत कम करेंगे, घरेलू गैस की कीमत, उसके बाद वो कम नहीं होता, हम 2,500 रुपए देंगे महिलाओं को, वो नहीं दिया जाता। मतलब रोज झूठ बोला जा रहा है। चुनाव तक फिर भी लोगों ने मान लिया कि चलो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे कर रही हैं। संसद में मत करिए साहब, अगर संसद में आप करने लगे तो आप हमेशा नहीं बैठे हैं, कल को कोई और भी बैठेगा। ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, लोकतंत्र के साथ अन्याय होगा। और मुझे लगता है कि इससे जी। सभी दलों के सांसदों को और साथ साथ बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से नहीं चल सकता है। जी। बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है, ये महत्वपूर्ण बात है और क्या आप पार्लियामेंट के पटल पर इस तरह से आप पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, वो भी कोई और नहीं है जो जो जिनके ऊपर देश की ज़िम्मेदारी है, वो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार से कोई उम्मीद की जानी चाहिए? क्या चंद्रबाबू नायडू से कोई उम्मीद की जानी चाहिए? अगर अब तक उन्होंने स्पाइन नहीं दिखाई, चंद्रबाबू नायडू के लिए तो ये कहा जा रहा है कि भई उनके पास अभी 5 साल हैं, शायद वो कुछ इस तरह से मुसलमानों को मनाने की कोई कोशिश करें। हालाँकि उन्होंने ये कहा था बाकायदा तौर पर रमज़ान के महीने में जाकर इफ्तार पार्टी में वो गए थे बाकायदा तौर पर वही वेशभूषा पहनकर कि वो ज़मीनों का संरक्षण करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया नहीं। तो भई सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईडी, सीबीआई, आईटी का क्या डर है? कोई फाइलें उनकी दबी हुई हैं? क्या नीतीश कुमार के साथ भी इस तरह की स्थिति है या नीतीश कुमार की दिमागी स्थिति इस तरह की है कि वो किसी फैसले लेने के उसमें नहीं है, चाहे उनको कितना ही बड़ा राजनीतिक नुकसान क्यों ना भुगतना पड़े? और फिर कोर्ट, सीजेआई खन्ना, उनसे क्या उम्मीद? कैसे देख रहे हैं इस सबको जाते हुए आप? जी बुशरा जी, आप जो सवाल कर रही हैं, जो वक्फ का नया कानून आया है, उसमें 3 पहलू हैं। एक कानूनी पहलू है, दूसरा सामाजिक पहलू है और तीसरा राजनीतिक पहलू है। तो जहाँ तक पहला पहलू है कानूनी, वो तो ये वक्फ आज एक कानून बन गया है। लेकिन दूसरा पहलू जो है सामाजिक पहलू, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारों को एक गलतफहमी होती है कि संसद में बहुमत का मतलब है आवाम भी उससे सहमत है। जरूरी नहीं है। कभी कभी आपका संसद में बहुमत होते हुए भी जनता आपसे अगर सहमत नहीं है, तो अभी हाल फिलहाल में दो साल पहले भाजपा को 330 सीटें थी। उसने पूरी बहुमत के सरकार ने एक 3 किसान कानून लाए, लेकिन क्योंकि जनता उससे सहमत नहीं थी, उसको वापस भी लेने पड़ गए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक सामाजिक पहलू ये है कि ये जिस तरह का वक्फ बिल आने के बाद विरोध हो रहा है, इसका मतलब है कि जनता उससे सहमत नहीं है। क्योंकि वक्फ बिल आते ही हमें याद है कि आरएसएस के ऑर्गेनाइजर नाम की संस्था ने ईसाई संपत्ति पर भी इस तरह के कानून बनाने की बात कर दी थी। तो इस देश में तो कई कई हिंदू अल्पसंख्यक भी संस्थाएं हैं इस तरह के, जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं, लिंगायत हैं, दलित हैं, उनकी भी तो संपत्तियां हैं। तो कल को क्या सरकार उनकी संपत्ति भी लेना चाह रही है क्या? तो इसका जो सामाजिक पहलू है ये ज्यादा बड़ा है कानूनी पहलू से। दूसरा कि इसमें जैसे ये वक्फ का विषय आया, उसके बाद ईसाइयों का विषय आया, आने वाले समय में ये दलितों तक भी जा सकता है, जैनों की संपत्ति में भी जा सकता है, लिंगायतों की संपत्ति में भी जा सकता है। इसीलिए धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस विषय में सब लोग साथ आएंगे कि धार्मिक संपत्ति का अगर शासन, धार्मिक संपत्ति के ऊपर यदि शासन का हस्तक्षेप है या शासन के हस्तक्षेप को अगर आप धार्मिक संपत्ति में मान्यता देते हैं, तब तो आप मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी की को भी मान्यता देते हैं, क्योंकि वो भी वही कर रहे थे। हिंदू सरकार मंदिरों को सरकार के कंट्रोल से निकाल के पुजारियों को क्यों नहीं दे देती है? क्या क्या हिंदू होने के लिए सरकार में होना जरूरी है? एक नागरिक के नाते वो हिंदू नहीं हो सकता है क्या? तो इस तरह के सवाल, सामाजिक सवाल अब धीरे धीरे आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये वक्फ कानून लाने के पीछे भाजपा का उद्देश्य ये है कि हमें पता है आर्थिक रूप से पूरी तरह से भारत की आर्थिक स्थिति गिर रही है। भाजपा, भारत की आर्थिक स्थिति पिछले 10 साल में भले गिर रही थी, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक कानून के चलते भाजपा की अपनी आंतरिक आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही थी। लेकिन जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्थिति, इलेक्ट्रल बॉन्ड गैर कानूनी साबित हो चुका है, उसके बाद भाजपा के पास सच में आर्थिक किल्लत है। तो आप समझिए कि किसी आदमी के पास अगर उसकी कमाई का साधन खत्म हो जाता है, तो वो बाप दादे की संपत्ति बेचना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल से ये वक्फ का जो वक्फ तो केवल एक बहाना है, भाजपा को संपत्ति पर अपना कब्जा जमाना है। वो संपत्ति वक्फ की हो या वो संपत्ति आने वाले समय में ईसाइयों की हो या वो संपत्ति आने वाले समय में दलित
दलितों की हो या वो संपत्ति आने वाले समय में हिंदू लिंगायतों की हो, संपत्ति जहां भी है, क्योंकि संपत्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानूनी दृष्टि से, अब आपने पूछा था कि जस्टिस संजीव खन्ना इसको कैसे लेंगे, सीधा सीधा है कि ये वक्फ का जो भी कानून आया है, ये वक्फ की संपत्ति को लेके है। संपत्ति जमीन में होती है। भारत के संविधान में जमीन का हक राज्य सरकार के पास होता है, केंद्र सरकार के पास जमीन नहीं होती है, राज्य सरकार के पास होता है। तो अगर सीजीआई खन्ना इसको सुनवाई करेंगे तो भारत की जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उसमें केंद्र सूची अलग है, राज्य सूची अलग है, समवर्ती सूची अलग है। जो जमीनें आती हैं वो राज्य सरकार के अधीन आती हैं। इसीलिए ममता बनर्जी जैसे लोग कह रहे हैं कि ये कानून बनेगा भी तो हम लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस चीज पर कानून बना रहे हैं उसका तो ज्यूरिसडिक्शन या उसका अधिकार तो राज्य सरकार के पास है, उस पर केंद्र सरकार कैसे बना सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 3 चक्के हवाई जहाज जो होता है उसमें 3 चक्के होते हैं, तो पायलट हवाई जहाज का ये नहीं कर सकता कि मैं 3 चक्के का इतना बड़ा हवाई जहाज चलाता हूं तो मैं 3 चक्के का ऑटो रिक्शा भी मैं ही चलाऊंगा। वो तर्क साबित नहीं होता है। इसीलिए राज्य सरकारें ये कह रही हैं, और मेरे ख्याल से उनके पास संवैधानिक रूप से ठोस प्रमाण है कि वक्फ क्योंकि संपत्ति से संबंधित कानून है और जमीन जो है वो पूरी के पूरी राज्य सरकार के अधीन आती है, इसीलिए वो कानून शायद निरस्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर संजीव खन्ना जी के यहाँ पर ये जाएगा और उसकी ठीक से सुनवाई होगी। अब मेरे ख्याल से अब अंतिम बात आपने पूछी थी, इसमें राजनीतिक पहलू। इसमें राजनीतिक पहलू में देखिएगा, एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू के साथ बात यह है कि अभी उनके सामने कोई चुनाव नहीं है। वहां के चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हो गए, तो उनके पास अभी कम से कम 4 साल का उनके पास कुशन है। 4 साल के बाद वो ये निर्णय ले सकते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। दूसरी तरफ जो जेडीयू है बिहार की, उसके बारे में एक बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जेडीयू का, क्योंकि उसकी जो शीर्ष नेतृत्व है जो नीतीश कुमार जी के हाथ में है, शीर्ष नेतृत्व में कुछ न कुछ कमी लोगों को दिख रही है। वो शारीरिक कमी हो, मानसिक कमी हो या कंट्रोल की कमी हो। भाजपा ने इस मौके को ताड़ा है, क्योंकि भाजपा पिछले 25 साल से नीतीश कुमार की बी टीम बनके काम करने पर मजबूर रही है। ध्यान में रखिएगा, नीतीश कुमार सिर्फ मोदी जी के समर्थक, मोदी जी को उन्होंने समर्थन नहीं दिया, वाजपेयी जी को भी उन्होंने ही समर्थन दिया था। जिस समय वाजपेयी जी के समय में एनडीए बना था, उस समय सबसे पहले वाजपेयी जी का समर्थन नीतीश कुमार ने दिया था। भाजपा की परिस्थिति सोचिए कितनी दयनीय है कि बिहार जैसे बहुत बड़े राज्य में पिछले 25 साल से वो अपनी पार्टी को खड़ा नहीं कर पा रही है, वो नीतीश कुमार की बी टीम बन के रह रही है। भाजपा के साथ बिहार में दिक्कत यह है कि वो हमेशा नंबर 3 पे रहती है। नंबर 1 पे कभी नीतीश आ जाते हैं, कभी तेजस्वी आ जाते हैं, वो दोनों कभी न कभी 1-2 होते रहते हैं, लेकिन भाजपा हमेशा अगर नंबर 3 पे रहेगी तो किसी न किसी एक को निपटाना भाजपा की मजबूरी है। और मेरे ख्याल से नीतीश जी की जिस तरह की मुझसे पहले पांडे जी ने जो कहा, उनकी मानसिक स्थिति कहिए या शारीरिक कमजोरी कहिए, उसका फायदा उठा के ये भाजपा कर रही है। भाजपा को शायद ये भी पता है कि ये करने से उसके मुसलमान वोटों की, खास करके सीमांचल बिहार में जो उत्तर पूर्व में आता है, वहां पर उसको, भाजपा को काफी सीटों का नुकसान होने की संभावना है। मुझे यहां तक लगता है कि भाजपा ने शायद ये भी तय कर लिया है कि इस बार अगर एनडीए को कम भी सीट आई बिहार में तो चलेगा, भाजपा की सीटें बढ़नी चाहिए। चाहे उनके इस पूरे प्रकरण में अगर नीतीश कुमार निपट जाएं, नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो पलटू राम है, पलटते रहते हैं। मेरे ख्याल से भाजपा इस बार उनको सलटने का योजना बना ली है, और इसमें भाजपा इसके लिए भी तैयार है कि इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में हो सकता है कि उसको कुछ सीटों का नुकसान एनडीए को होगा, लेकिन भाजपा ये कोशिश करेगी कि कम से कम वो नंबर 2 पे आ जाए, क्योंकि भाजपा के साथ दिक्कत बिहार में है कि 25 साल से वो अपना शासन वहां नहीं चला सकी है। वो कभी नीतीश हो या तेजस्वी हो, जो भी हो। एक चीज मैं आपको करेक्ट करूं कि पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार आरजेडी नंबर 1 थी, बीजेपी नंबर 2 थी और नीतीश नंबर 3 हो गए थे। तो और उसके बाद भी नीतीश इतनी बार्गेनिंग स्थिति में थे कि उसके बाद भी उनको ही मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई बड़ा चेहरा नहीं था। तो पिछली बार की बात कर लें तो बीजेपी पिछली बार भी नंबर 2 हो गई थी, नंबर 1 पर आरजेडी थी और बहुत कम मार्जिन था। दोनों ही गठबंधन में कहें तो बहुत कम पॉइंट कुछ परसेंट का ही मार्जिन था। अगर उतना उधर चला जाता तो सरकार महागठबंधन की होती पिछली बार भी। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि भाजपा को पता है कि वहां पर, देखिए राजनीति में होता यह है, और खास करके बिहार जैसी राजनीति में, कि वहां प्रतीक चाहिए होते हैं, वहां मास लीडर चाहिए होते हैं। भाजपा के साथ बिहार में दिक्कत यह है कि जेडीयू के पास एक मास लीडर है जिनका नाम नीतीश कुमार है, आरजेडी के पास एक मास लीडर है, अभी वो तेजस्वी हैं, पहले वो लालू थे,
भाजपा के पास कोई मास लीडर नहीं है। इस मामले में भाजपा हमेशा नंबर 3 पे रही है बिहार में। उसको कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय दल को पूरी तरह से सल्टा देना, चुनाव में लड़के हराना एक अलग बात होती है। चुनाव में लड़के आप एक बार हराइएगा, एक बार आप जीत जाएंगे, कम से कम एक तो आपको प्रतिद्वंद्वी चाहिए। आप क्रिकेट मैच खेलेंगे, वॉक ओवर तो नहीं चाहिए होगा। तो ये ऐसा है कि किसी एक टीम को दो अलग अलग टीमों से लड़ने से बेहतर है कि एक ही टीम से लड़ लूं, ताकि 50-50 चांस तो मेरा हो जाए जीतने या हारने का। अगर 3 टीमें लड़ रही हैं तो मेरी स्थिति नंबर 3 पे रहने की संभावना ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से भाजपा को पता है कि बिहार में जब तक वो नीतीश कुमार को हमेशा के लिए निपट नहीं देगी राजनीतिक रूप से, तब तक वो बिहार की सत्ता पे खुद काबिज होने का सपना नहीं देख सकती। वो हमेशा नीतीश की बी टीम बन के रहेगी। इसीलिए उसने योजनाबद्ध तरीके से नीतीश कुमार जी को निपटाने का ये काम किया है। और इसमें नीतीश कुमार जी जी का, जैसे पांडे जी ने कहा, उनका स्वास्थ्य कहिए या उनकी कुछ निर्णय शक्ति कहिए, वो जो थोड़ी कमजोर हुई है, उसका लाभ भाजपा उठा रही है। जी बिल्कुल। और कल हमने देखा था अश्विनी चौबे ने जिस तरह का बयान दिया था कि उनको राज्य से केंद्र में भेज देना चाहिए और उनको उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, ये उनकी ऐसी इच्छा है। यानी कि साफ तौर पर ये लग रहा था कि और ये लगातार इस तरह के बयान जो है अलग अलग तरीके से, कभी भारत रत्न देने के, कभी अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को सामने रखकर, कभी किसी और तरीके से, ये बताते रहे कि इस बार पूरा प्लान है नीतीश कुमार को निपटाने का। आपने देखा होगा उनके बेटे सामने आए थे, कुछ उन्होंने बयान दिए, लगा कि जैसे उनकी राजनीति में उनकी एंट्री होने जा रही है, लेकिन वो कहाँ गायब हो गए अचानक से, जहां वो लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे। ये भी अपने आप में एक तरह का रहस्य बन गया है। उसको लेकर भी तरह तरह के सवाल जो है उठ रहे हैं। और इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश पूरी तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में उनकी पार्टी है। और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में इलेक्शन के बाद 2 फाड़ हो सकते हैं, और उन दोनों फाड़ में से कौन कितने बीजेपी की तरफ जाते हैं और कितने आरजेडी या कांग्रेस की तरफ जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन अभी भी वक्फ को लेकर अगर कोई 2-3 लीडर है जिनके ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा है, तो उसमें अभी भी नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, उसके बाद तेजस्वी, उसके अलावा एलजेपी जो है उस पर है, चिराग पासवान पर है और आरएलडी पर है। लेकिन जो जिनके पास सबसे ज्यादा सांसद है उनको लेकर सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। लेकिन ओमकारेश्वर जी, सवाल फिर ये है कि अभी आप देखें कि तमाम मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अमेरिका का टैरिफ हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, वाराणसी में है प्रधानमंत्री, वहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जिस तरह से वो करते हैं, और एक तरह से थोड़ी तस्वीर से गायब से वो नजर आ रहे हैं। आरएसएस के जब मुख्यालय गए थे, वहां से जब से लौट कर आए हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव वो नजर नहीं आ रहे हैं। वक्त पे तो हमने देखा ही नहीं कुछ ट्वीट उनके, उसके बाद उनका कोई बयान भी नहीं आया। अमित शाह एक तरह से फ्रेम में थे और इसको लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। और अब तहव्वुर राणा, उनको तस्वीर में लाकर अब जो और मुद्दे हैं उनको भी भटकाया जा रहा है, और एक तरह से यूपीए को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सवाल में इस पर भी, और उसके साथ साथ ईवीएम को लेकर जो महत्वपूर्ण बात कही गई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से कहा जाए कि ईवीएम हैक हो सकती है और उसकी जांच होनी चाहिए, ये कितनी बड़ी बात है? और उससे पहले मेरा जो सवाल था, दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में अगर ये ईवीएम की चर्चा हो रही है और वो भी वरिष्ठ लेवल पे कोई नेता इस बात को कह रहा है, तो जाहिर है कि उसको लेके जो शक है वो कोई आधारहीन नहीं। इंडिया में क्या है, भारत में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा उस मसले को क्लोज कर दिया। वो उस पे कहते हैं कि आइए जांच करके बताइए, देख लीजिए। उससे रिलेटेड कई बार तथ्य और आंकड़े से साफ साफ लगता है कि भाई इस सिस्टम का, पूरे सिस्टम, ईवीएम सिस्टम का, इलेक्शन प्रणाली का मिसयूज किया जा रहा है और उसमें कोई ना कोई खामी है। फॉर एग्जाम्पल, पिछली बार कई राज्यों में जो वोटिंग परसेंटेज था और ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज, भी चुनाव के दिन जो कुछ बताया चुनाव आयोग ने, उसको एक तो कई दिन लगा दिए फाइनल अपडेशन में, जबकि आज के डिजिटल इंडिया एज में या डिजिटल वर्ल्ड के एज में ये इंस्टेंट होता है। ज्यादा से ज्यादा 2-4 अगर इधर उधर कुछ रह गए तो आधे घंटे में आ जाएगा, 1 घंटे में अपडेट आ जाएगा। फाइनल अपडेशन कैन बी डन इन 1 or 2 hours मैक्सिमम। मतलब आपको सेम डे कर देना चाहिए। वो 6-6, 7-7 दिन, 8-8 दिन जो के बाद अपडेट हुए और उसमें
6-7% से लेके 9-9% तक के फर्क दिखाई दिए। एक तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो क्यों नहीं माना जाए कि गड़बड़ हो रहा है? नंबर वन। नंबर टू, महाराष्ट्र के चुनाव में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अब आपको बता देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले जो लोकसभा चुनाव जिस समय हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल का जो पीरियड था उसमें जी, 45 लाख वोटर बढ़े थे। 2019 से लेके 2024 तक के लोकसभा चुनाव के समय ये 5 साल हुए, और 5 साल में जो टोटल जो इलेक्टोरेट बढ़े वो 45 लाख के आसपास बढ़े। और उस लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच का 5 महीना, उस 5 महीने में 48 लाख मतदाता बढ़ गए। ये किसी के समझ में आएगा कि 5 साल में जहां 45 लाख बढ़े हैं, वहां 5 महीने में 48 लाख कैसे बढ़ गए? इस डाटा का जस्टिफिकेशन आज भी नहीं आया है। एडीआर ने कुछ आंकड़े रखे थे, उसका मांगा था डिटेल, वो भी नहीं आया। हरियाणा चुनाव में जब एडवोकेट पाशा ने बहुत सारे सवाल उठाए और उन्होंने वो कुछ उसकी दस्तावेज देने की मांग की, वीडियो फुटेज देने की मांग की, तो आनंद फानन में एक सर्कुलर निकाल के, ऑर्डिनेंस निकाल के कि नहीं साहब ये सब चीजें नहीं दी जा सकती हैं, और उसको रोक दिया गया। मेरा ये कहना है कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो किसी भी प्रकार का तथ्य रखने में आपको क्या परेशानी है? आपको लोकतंत्र के लिए सरकार क्यों पीछे खड़ी हो जाती है? और आप अक्सर देखिएगा जी, बीजेपी के नेता उसके फेवर में, अरे भाई इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी से अलग है, बीजेपी क्यों पीछे खड़ी होती है उसके, उसको डिफेंस करने में? उसी ये शुरुआत वहां से हुई है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की जिम्मेवारी जो होनी चाहिए थी कि जिसमें 3 लोग हों, उसमें एक चीफ जस्टिस भी हो, उसको हटा के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक और मंत्री, यानी मेजोरिटी में सरकार हो गई और अपोजिशन का उसमें कोई न्यूट्रल व्यक्ति है नहीं उसमें। इस वजह से और यहीं से शुरुआत हुई है। तो जो अमेरिका में सवाल उठ रहा है वो इस देश में भी सवाल उठ रहा है, बड़े पैमाने पे उठ रहा है। लोग इसको चाहते हैं और मुझे लगता है कि इसको रीओपन करना चाहिए, कि इसको नए सिरे से, अभी भी इसके कुछ मसले पेंडिंग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जी, मई में शायद सुनवाई होने वाली है। तो एक तो ये मसला है। दूसरा जो मसला आपने बताया इकोनॉमी को लेके और बाकी सारी चीजों के, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहता हूँ। इस देश में पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है, जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है, वो मनमोहन सिंह के 10 साल की तुलना में 37% जीडीपी कम हुआ है। 37% जीडीपी ग्रोथ कम हुआ है, और इसी वजह से इतना बड़ा भारी हमारे ऊपर कर्ज का बोझ हो रहा है। और इसकी वजह से आम आदमी की आमदनी कम हुई है, किसानों की आय कम हुई है। इसीलिए जो है वो जो 5 ट्रिलियन का सपना था, वो इन्होंने मनमोहन सिंह की स्पीड को देखते हुए, जो ग्रोथ की स्पीड थी उसको देखते हुए इन्होंने सोच लिया था और वादा कर दिया था कि 2024-25 तक, 24 तक उसको पूरा किया जाएगा, और वो पूरा नहीं हो पाया। अब उसको 25, कभी 26, कभी 27, अलग अलग डेट्स उसको आगे बढ़ाए जाते हैं। तो ये जो जी, मिसमैनेजमेंट इकोनॉमी का हुआ है, उस पर अब जो नया ट्रंप की टैरिफ आई है उसको लेके भी सन्नाटा है, खामोशी है। और आप उस पर खुल के बात नहीं कर रहे हैं कि वो किन किन चीजों पे टैरिफ बढ़ा रहे हैं और आप किन किन चीजों पे टैरिफ कम कर रहे हैं। आपका टैरिफ कम करना भारत के किसानों को नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ के छोटे व्यापारियों को, एमएसएमईज को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इस बात को क्लैरिटी के साथ रखना जरूरी है। ये थोड़ी रिलीफ की बात है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 90 दिनों की मोहलत दे दी है और उसको थोड़े समय के लिए रोक दिया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। खतरा वहीं का वहीं मौजूद है, और कई चीजों पे तो भारत सरकार ने ऑलरेडी टैरिफ कम कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि जो किसानों से संबंधित कृषि जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे क्या कम कर रहे हैं और किन किन चीजों पे कम कर रहे हैं, और उसका भारत के उद्योगों को, कृषि की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। तो कठिन पीरियड चल रहा है, सरकार को इस पे खुल जी। के बात करनी चाहिए, गोई से सामने आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है इस मसले पर। जी।
बिल्कुल कोई बोल नहीं रहा है और जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी है चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसमें आप देखिए डिबेट्स का स्तर देखिए, डिबेट क्या-क्या हो रही हैं। पहले वक़्फ़ के नाम पर ज़हर फैलाया जा रहा था, अब तहव्वुर राणा के नाम पर यूपीए को कटघरे में खड़ा कर मोदी सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है और उस पर किस-किस तरह की बहस हो रही है, वो हम कल से देख रहे हैं। औरंगज़ेब पर नहीं, राणा सांगा पर जी, तहव्वुर तहव्वुर राणा के मसले पे खुश होने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन प्रशासन ने उनकी अपनी जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत उसको वापस किया है। लेकिन अगर एक आप देखेंगे जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा है ना कि आपने जितना लगाया हम भी उतना लगाएंगे, तो रेसिप्रोकल अगर उसने भी डिमांड किया कि हमने आपको तहव्वुर राणा को दिया है, हमारे भी जो वांटेड लोग आपकी कंट्री में हो तो मुश्किल होंगी, क्योंकि ऐसे बहुत बड़े लोगों पे, कुछ लोगों पे वहां से वारंट इशू हो चुके हैं, नोटिस इशू हो चुके हैं। तो उस मसले पे ज्यादा खुश होने की बजाय ये देखना पड़ेगा कि हमने तो एक, अभी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वांटेड लोग हैं जो वहां मौजूद हैं, उनको तो सबको नहीं दिया है उसने, एक इसको दिया है। जी। तो एक सिंबॉलिकल आपको जेस्चर दिया है, लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ये भी देखना चाहिए। जी। जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात आपने कही है और बहुत महत्वपूर्ण बल्कि आपने बात यहाँ पर रखी है और इसको भी देखने की ज़रूरत है और ये वो बात है जो अभी आपने कही, जो कहीं और किसी मीडिया चैनल पे तो बिल्कुल ही कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी और इसको इसी तरीके से पेश किया जाएगा और ज़ाहिर-सी बात है कि इसी तरह की तमाम चीज़ें एक के बाद एक ये सरकार उठाती रहेगी ताकि जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उनसे देश को पूरी तरीके से भटकाया जा सके। रामनवमी में हमने देखा कि किस तरह के जुलूस निकाले गए, किस तरह से लगातार एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। वक्फ के नाम पर ये बताया जा रहा है कि पसमानदा मुसलमान और औरतों के कितने हितैषी हैं ये सरकार और जब उन्हीं मुसलमानों के पसमानदा मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं, तब ये सरकार कहीं कहाँ चली जाती है। अब उन्हीं के घर के मर्दों के साथ क्या किया जाता है, महिलाओं के साथ क्या किया जाता है, तब कोई अपनी ज़बान नहीं खोलता है। लेकिन यही है कि मीडिया के एक धड़े की तरह के को सामने रखकर किस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वो हम अब सबके सामने है। लेकिन हम यहाँ पर जरूरी मुद्दों की बात कर रहे हैं और सिद्धार्थ जी, जो बात तुलसी गबार्ड कह रही हैं कि ईवीएम हैक किया जा सकता है और इसकी जांच होनी चाहिए, यही बात तो विपक्ष कहता रहा है। अब ये बात अमेरिका कह रहा है और वो भी अमेरिका की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है वो कह रही हैं। तो अगर ट्रंप की हर बात को माना जाता है, अमेरिकी गवर्नमेंट को लेकर मोदी जी माय डियर फ्रेंड उनको बोलते हैं, तो उनकी ये बात भी तो माननी चाहिए। ये बात तो विपक्ष कहता रहा है कि ईवीएम हैक की जा सकती है और अब बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो कहते हैं कि जितने अब तक चुनाव हो उसमें बीजेपी को जीत ही नहीं मिलती। जी सबसे पहले तो ईवीएम पर जो प्रश्न किया है वो कोई विपक्ष नहीं कर रहा है। 2009 में सबसे पहली बार भाजपा के उस समय के भारत के उप प्रधानमंत्री जो तभी रहे हुए थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो अभी उनके भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में हैं, उन्होंने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल किया। तो ईवीएम का सवाल जो हो रहा है वो विपक्ष नहीं कर रहा है, वो कांग्रेस नहीं कर रही है, वो समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, वो आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, वो भाजपा के ही मार्गदर्शक मंडल के मुखिया ने किया था। तो भाजपा को अपने ही मार्गदर्शक मंडल के प्रश्न का तो जवाब दे देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी का ये कहना कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ये ऐसा ही स्टेटमेंट है। किसी को भी इधर डीबी लाइव के लाखों दर्शक हैं, कोई भी दर्शक ये आज क्लेम कर सकता है क्या कि पिछले 5 साल में उसका फोन एक बार भी हैंग नहीं हुआ है? ये हो ही नहीं सकता। ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो हैंग होती है। और इसका सबसे ताजा प्रमाण ये है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो है उसको आपको 90 दिन तक रखना चाहिए, ताकि हम देख सकें कि किसी को अगर कोई विवाद हो जाए तो वो सिंबल लोडिंग यूनिट ठीक से चल वहां पे लोड हुई या नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि पिछले साल 2009 में तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो सवाल किया था ईवीएम पर, वो भी वाजिब था, उसका भी जवाब नहीं मिला। इसीलिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि सिंबल लोडिंग यूनिट को आपको 90 दिन तक बचा के रखना चाहिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो अब ये जो भाजपा कहती है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती,
ये अपने कुछ वोटरों के लिए कहती है। ध्यान में रखिएगा 2024 में जो भाजपा भारत में वोट हुए थे लोकसभा में, उसमें 3 में से 2 लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। हर 3 में से एक ही नागरिक ने भाजपा को वोट दिया था। भाजपा को कुल वोट 30 करोड़ ही है। इस देश में 140 करोड़ नागरिक हैं। 100 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। तो भाजपा की ये मजबूरी है कि उसका जो एक इकोसिस्टम है, उसको जिस तरह की भाषा पसंद है, उसको जिस तरह की गलतफहमियों में जीने की इच्छा है, वो बार बार उसको परोसना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उनका वो एडिक्शन है। कुछ चीजें उनके इकोसिस्टम का एडिक्शन है, उनको वो एडिक्शन पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। और जो तुलसी गबाड़ कह रही है वो सीधा सीधी ये बात है कि अमेरिका आज दुनिया का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है। वो लोगों को चांद पर भेज देता है और अंतरिक्ष में फंसे हुए लोगों को सीधे वापस ले आता है। दुनिया का सबसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा हुआ देश अगर खुद अपना चुनाव ईवीएम से नहीं करवा के कागज पर कर रहा है, वहां के इंटेलिजेंस चीफ कह रही हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। डीबी लाइव के कोई भी दर्शक, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर आदमी के फोन में है। आपके व्हाट्सएप में भी राइट साइड में एक गोल बटन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ग्रॉक में पूछ लीजिए, चैट जीपीटी में पूछ लीजिए, 50 कारण बता देगा कि किस तरह से ईवीएम हैक हो सकता है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे मैंने कहा ना, डीबी लाइव का एक भी दर्शक नहीं कर सकता कि पिछले 5 साल में मेरा फोन एक बार भी हैंग नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ईवीएम भी हैक हो सकती है। अब हुआ ये कि 2024 लोकसभा चुनाव के समय जो सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल लोडिंग यूनिट पर उन्होंने 90 दिन तक रखने का निर्णय दे दिया, वो इतना क्रिटिकल साबित हुआ कि उसके चलते भाजपा को 400 पार का जो नारा दे रहे थे, उससे ये 240 पर आ गए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चुनाव होते समय सिंबल लोडिंग यूनिट का बहुत महत्व होता है। वो जो मदरबोर्ड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे पहले ये क्या करते थे, एक मदरबोर्ड से लोड कर देते थे, अगले दिन उस मदरबोर्ड को इरेज कर देते थे। दूसरे, क्योंकि हमें पता है हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का जो मतलब बैलेट पेपर होता है, उसमें 1 2 3 4 की जो सीरियल नंबर होता है वो बदलते रहता है। तो उसको जो लोड जी। करने के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट होती थी, जो मदरबोर्ड होता था, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता था, मदरबोर्ड से लोड करता था और अगले दिन उस मदरबोर्ड को इरेज करके दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का, दूसरे क्षेत्र का लोड कर देता था। इसीलिए अगर बाद में कोई समस्या हुई तो कहे कि मदरबोर्ड तो है ही नहीं, मदरबोर्ड तो गायब हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती को ठीक से पकड़ा और कहा कि आपने जिस मदरबोर्ड से लोड किया उसको 90 दिन तक आपको रखना पड़ेगा। इसी कारण से ईवीएम में पिछले लोकसभा चुनाव में क्योंकि धांधली नहीं हो सकी, इसीलिए भाजपा का 400 पार का नारा 240 के बैसाखी पर आ गया। लेकिन भाजपा को अब दिक्कत यह हो गई कि अब जो ईवीएम में जो छेड़छाड़ हो रही थी वो संभव नहीं है, लेकिन चुनाव तो जीतना है। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो या अभी अभी हाल फिलहाल दिल्ली का चुनाव हो, उन्होंने एक नायाब नया तरीका अपनाया है। अब ईवीएम से खेल नहीं हो रहा है, अब वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जो कि मुझसे पहले ओंकारेश्वर पांडे जी ने बता दिया कि किस तरह से महाराष्ट्र में संख्या बढ़ गई थी। जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ था, 1 साल पहले दिल्ली में अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, 1 साल पहले दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में दिल्ली में 40 लाख मतदाता बढ़ कैसे गए? और अगर पूरे दिल्ली में 40 लाख मतदाता बढ़ गए तो दिल्ली का एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, नई दिल्ली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें 40,000 मतदाता घट कैसे गए? मतलब दिल्ली में 40 लाख मतदाता 1 साल में बढ़ गए और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 40,000 मतदाता 1 साल में घट गए। तो अब बीजेपी कर रही है ये कि जेरीमैंडरिंग जिसे कहा जाता है, चुनाव क्षेत्र के साथ छेड़छाड़, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ छेड़छाड़। अब वो अभी का जो मोडस ऑपरेंडी जिसे एमओ कहा जाता है, बीजेपी का एमओ अभी ईवीएम नहीं है, क्योंकि ईवीएम में आज के डेट में सिंबल लोडिंग यूनिट का निर्णय आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़ा बहुत उसमें एक रोक लगा दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, अभी तक जिस मॉडल से हैक हो रहा होगा वो अब हैक नहीं हो सकता। तो अब उनको नया मॉडल बनाने में देर लगेगी और सिंबल लोडिंग यूनिट जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है उसको आपको 90 दिन तक रखना है, तो उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो भी 3 राज्यों में चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा में हुए हो, महाराष्ट्र में हुए हो, दिल्ली में हुए हो, एक कंप्लेंट सब जगह आ रही है कि वोटर जितने वोट डाले थे उससे ज्यादा वोट आप दिखा रहे हैं। इसका मतलब ही है कि जेरीमैंडरिंग हुई है
जेरीमैंडरिंग से अब भाजपा ये कोशिश कर रही है कि चुनाव जीतने के लिए जेरीमैंडरिंग का अपना एक नया मोडस ऑपरेंडी लगाया जाए। मेरे ख्याल से यही हुआ है और तुलसी गबाड़ जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। और वो सही क्या है, मतलब वो सत्य है। हर व्यक्ति जानता है कि मेरा फोन भी हर 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में हैक हो जाता है। कभी कभी उसको ठीक करवा लेता हूं तो 2-3 साल के बाद तो मैकेनिक कहता है कि अब ये चलने लायक ही नहीं है साहब, ये फोन ठीक भी है तो आप नहीं चला सकते। तो हर 2-3 साल 4 साल में तो आदमी को अपना फोन बदलना पड़ रहा है। तो आप कहिएगा ईवीएम हैक नहीं हो सकता, तो आदमी का फोन तो रोज हैक हो ही रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और ज़ाहिर-सी बात है कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। अरविंद केजरीवाल को हमने देखा था कि उन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले किस तरह के सबूत पेश किए थे। महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी सबूत बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार पेश किए गए। अभी भी जो अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, उसमें भी इस बात को बहुत ज़ोर-शोर से उठाया गया है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, फिर लोग वही सवाल करते हैं कि सिर्फ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, सिर्फ़ इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होगा। जब तक जनता को साथ में जोड़कर आंदोलन नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। और इसी तरीके से जो एक फ्लोटिंग वोट है, जिसकी बात लगातार महाराष्ट्र से होती रही कि जो वोटर है, विपक्ष ने कहा, वो एक तरह से फ्लोटिंग वोटर्स बन गए हैं। जहां-जहां चुनाव होंगे, वहां-वहां ये वोटर्स जाएंगे और बीजेपी को इसका फायदा होगा। लेकिन ये भी है कि बीजेपी फिलहाल किस तरह से चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है, इसलिए वो तमाम डाइवर्जन्स के मुद्दे जो हैं, वो देश की जनता के सामने लाकर उनको बरगला रही है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मैं ओमकारेश्वर जी आपका। मैं जी, एक आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आखिरी लाइन जोड़ना जी, चाहता हूँ। इन्होंने जो जी, कहा है हैंग होने का मसला, उसका एक सटीक प्रमाण है। उड़ीसा में जी, पूरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के संबित पात्रा बड़े पॉपुलर फेस हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। उनका उस समय का वीडियो भी मौजूद है। उनका अपने कंस्टिट्यूएंसी में जो है वो ईवीएम हैंग हो गया था और उन्होंने खुद पछताते हुए कहा था कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, समझ में हैंग हुआ था या कुछ और हुआ था, लेकिन उन्होंने हैंग होने की बात स्वीकार की थी। उस समय का वीडियो मुझे ध्यान है। एक बात, ये जो 90 डेज का सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ना कि मदरबोर्ड को, मदर यूनिट को, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, मुझे लगता है कि दिस इज टू लेस ऑफ ए टाइम। भारत में 90 दिनों में किसी भी मसले का कोई समाधान नहीं निकलता है। उसको तो कहना चाहिए ये कि अगले चुनाव तक उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि साल, 2 साल, 3 साल लगेगा, हो सकता है कि कोर्ट केसेस में और उसके वेरिफिकेशन में 90 दिनों तक तो वो ऐसे ही केस लटका देंगे, उसके बाद साफ कर देंगे। उसके बाद आप जाइएगा तो एक फ्रेश मशीन दे देंगे, कहते हैं साहब इसमें टेस्ट कर लीजिए आप। यही हरियाणा में हुआ है। एक तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था, एक एक ईवीएम पे 40-40 हजार रुपए, उसके ऊपर भी कुछ और चीजें थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा है, उसको शायद वो कम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 90 डेज का ये जो वो है, बैरियर है, ये कोई बहुत उत्साहजनक है। ये ठीक नहीं है। इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कम से कम 5 साल, पूरे 5 साल उसको सुरक्षित रखिए, जब तक उससे संबंधित मसले सुलझ न जाए। बिल्कुल, देर इज नो केस अगेंस्ट एनी ईवीएम, तब तक आप उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। उसको ये करना ओके, चाहिए। ओके, बहरहाल, धन्यवाद। ऑलराइट, फेयर इनफ। जी, जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। ओमकारेश्वर जी आपका भी, सिद्धार्थ जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।